हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का। उसका ये मॉडल सेट है। ठीक है, मॉडल सेट है 2026 का। इसकी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 28 तक। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप उसको जा देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का ये पहला क्वेश्चन जो है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोई भी चीज, अगर साग सब्जियां अगर वो विघटित हो जाती है, ठीक है, विघटित हो जाती है तो उसमें क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, उष्मा क्या करता है, उसमें उष्मा निकलता है। तो उसको हम लोग कहेंगे उष्मा छेपी। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उष्मा शोषी क्या होता है, उष्मा शोषी जो होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो। ठीक है, मतलब कि वो मतलब उस अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा दी जाती हो तो उसको उष्मा शोषी कहेंगे। और उष्मा छेपी किसको कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो। तो विघटित होता है कोई भी चीज तो उसमें उष्मा निकलता है। ठीक है, तो इसलिए वो उष्मा छेपी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो दहन हो गया, श्वसन हो गया, और भोजन का पचना हो गया, और अवक्षेपण हो गया। देखिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन को पचने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये भी आपका आपका ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण, अवक्षेपण में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आप याद कर लीजिएगा, C6H12O6। ठीक है, देखिए याद करने का इसका तरीका भी है। देखिए, ये वाले और ये वाले दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो C6H12O6। ठीक, C6H12O6 ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित इसमें से कौन नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। ठीक है, मीन जो परमाणु की जो संख्या होती है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। अगर परमाणु की संख्या दोनों तरफ अगर बराबर है, मीन्स ये वाला जो है आपका क्या है, ये आप मतलब अभिकारक हो गया, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर दोनों साइड बराबर रहता है, ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जो होती है वो संतुलित अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, दो और दो चार, दो में दो से गुना करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। तो चार हाइड्रोजन है। इस साइड भी देख लीजिए, दो में दो से गुना करेंगे चार हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, देखिए दो है। तो ये आपका संतुलित अभिक्रिया है। उसी तरह ये KClO3 देखिए, तो यहाँ पोटेशियम दो है तो यहाँ भी देखिए पोटेशियम दो है। क्लोरीन दो है तो यहाँ भी क्लोरीन आपका दो हो जाएगा। और तीन दूनी छः, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, छः है, तो यहाँ भी देखिए तीन दूनी छः, यहाँ भी ऑक्सीजन छः है, तो ये भी आपका संतुलित अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए H2Cl2, यहाँ पे देखिए 2HCl, ये भी आपका संतुलित अभिक्रिया है। अब बच गया ये, तो ये आपका नहीं होगा, लेकिन ऐसे आपको काउंट करके बता देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए लेड, लेड एक है तो एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, तीन दूनी छः, छः ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, चार, ये तीन हो गया, तीन और दो पांच, पांच ऑक्सीजन नहीं यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका असंतुलित अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33।
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? अब देखिए, लाल लिटमस को जो नीला करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लॉजिकल बना दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि एसिड का पीएच का मान कितना होगा या फिर बेस का, मतलब अम्ल और क्षार का पीएच का मान, ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बस इसमें से आपको पहचानना भी है, ठीक है ना, कि लाल लिटमस को नीला अम्ल करता है कि क्षार करता है। ठीक है, तो देखिए, क्षार जो है ना, क्षार वो आपका क्या करता है, यहाँ देखिए, क्षार होगा आपका, ये करेगा आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को किस में करेगा, ये आपका नीला में बदल देगा। ठीक है, और अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है ये आपका क्या करता है, ये नीला को, ठीक है, नीला को लाल में बदलता है। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा लाल को नीला में कौन बदलेगा, तो क्षार बदलेगा। अब क्षार का जो पीएच का मान होता है, पीएच का मान वो 7 से ज्यादा होता है। अब देखिए, 7 से ज्यादा कौन है इसमें, 11 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी यहाँ छांट सकते हैं ऑप्शन देख के। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, 3 जो होगा, देखिए ये भी आपका क्या है, ये 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, और ये एक 7 है, मतलब ये उदासीन है। बच गया क्या, यही बच गया। तो इसको आप टिक कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए हैं ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से हल कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प जो होता है, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ठीक है ना, तो चूने के पानी को दूधिया जो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, CO2 होता है, याद रखे रहिएगा। ठीक है ना, कि चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कई मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, या तो मधुमक्खी के डंक का पूछ ले, या फिर एक होता है नेटल स्टिंग। ठीक है ना, जो आपका एक पौधा होता है नेटल, ठीक है, वो भी क्या होता है उसके स्टिंग पे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मेथानोइक अम्ल होता है। ठीक है, या आपसे पूछ ले ये भी, मधुमक्खी का डंक का पूछ ले, या फिर चींटी काटता है, ठीक है ना, उसका ही पूछ ले। तो चींटी भी काटता है तो आपका क्या होता है, मेथानोइक अम्ल जो होता है वो वहां पे इंजेक्ट करता है, जिससे आपको क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। जलन भी होता है ना, मधुमक्खी काटता है तो। ठीक है, तो वो मेथानोइक अम्ल को क्या करता है, वहां पे इंजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफी आसान क्वेश्चन है आपका। इसका आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O। यहीं पे देखिए 2H2O भी आपका ये देता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, ये आपका जिप्सम का होता है। ठीक है, ये वाला आपका जिप्सम का होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ½ H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है वो आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे, लवण बनाते हैं। ठीक है, लवण का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? अब संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले जानना होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम उसे मतलब हम उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है, जो हमारे जो बाहतम कक्ष होता है, ठीक है, बाहतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इंग्लिश में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और क्या है आपका सोडियम। तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या आपका हो जाएगा फास्फोरस का, इसका 15 होता है, इसका होता है 13, इसका होता है
14 और इसका होता है आपका 11। ठीक है। तो इसके बाहतम कक्ष में सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और ये क्या हो जाएगा 5। तो बाहतम कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना होगा 2, 8 और 1। तो देखिए बाहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। सबसे बाहरी कक्षा में, बाहतम मतलब सबसे बाहरी कक्षा में, इसमें देखिए ये आपका 13 है। तो 2, 8 और 3, ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 4। तो सबसे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बाहतम कक्षा में वो आपका फास्फोरस का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट, देखिए क्यूप्राइट से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आपका कॉपर का अयस्क है। ठीक है ना। ये आपका क्या, किसका आपका अयस्क है? कॉपर का अयस्क। नाम से ही पता चल रहा है क्यूप्राइट मतलब कॉपर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, अब संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो संयोजकता जो होती है ऑक्सीजन की वो 2 होता है। ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या, गंधक मतलब सल्फर का। ठीक है। गंधक को ही हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये आपका 16 होगा। ठीक है। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, तो CO को क्या कहते हैं यहाँ पे? देखिए एल्डिहाइड तो कहते हैं CHO को। ईथर कहेंगे आपको किसका? सिर्फ O रहेगा तो आपका ईथर हो जाता है। एल्कोहल आपका OH होता है, यह आपका कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है ना। कार्बोनिल समूह है। ओके। इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में आपका किस गैस का उपयोग होता है? आपका होता है इथाइन। ठीक है ना। इथाइन गैस का आपका उपयोग होता है, इथाइन। इसी को कहते हैं एसिटिलीन, C2H2। C2H2 यही आपके एसिटिलीन है, इथाइन को कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है वो किस आपके आवर्त सारणी का सदस्य है? तो कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। ठीक है ना। C6। इसका जब हम लिखेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा 4। ठीक है। 2 और क्या ये आपका निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे है ना 2 और 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 यहाँ पे है ना, 4 में 10 को ऐड कर देंगे। कितना निकल के आ गया 14। जब इसका हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। यहाँ पे क्या है 14 इसके आंसर है। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? ठीक है। कितने होते हैं इथाइन में? तो इथाइन का आप यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला, C2 और इथाइन कह रहा है, H क्या होगा 4 होगा, C2H4। एथाइन C2H2 होगा। ठीक है। इथाइन को क्या कहेंगे हम C2H2। इसी को कहते हैं एसेटिलीन भी। ठीक है। C2H2। अब देखिए यहाँ पे C, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक H और एक यहाँ पे क्या हो गया H। अब कह रहा है सहसंयोजी बंध कितने हैं इसमें? तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सहसंयोजी जो बंध है, यहाँ पे देखिए 3 बंध है। सहसंयोजी बंध कितने हैं अपने? 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील, तो आपका जो आपका ये जो होती है क्रियाशीलता, जो आपकी समूह होती है ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन आपका क्रियाशील होता है। ठीक है।
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त 7 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता जो है वो 1 होता है। ठीक है, एक कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, पोटेशियम के से करते हैं इसको डिनोट, 2, 8, 8 और 1। तो देखिए लास्ट में आपका 1 है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग वर्टिकल लाइन। यस, मतलब इस टाइप का जो लाइन रहता है वर्टिकल, मतलब पूछ रहा है सिंपली कि आपका वर्ग कितना होता है? तो वर्ग जो होता है वो 18 होता है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।